जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़े थे, जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन पर चर्चा किए थे। अब हम सिंधु सभ्यता की अगली विशेषता आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के संदर्भ में बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार एवं शिल्प पर आधारित था। कृषि में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था, जिसके साक्ष्य हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। जैसे हड़प्पा से हमें लकड़ी के हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे यह पता चलता था कि मिट्टी की गुड़ाई करने में लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। पत्थर की हंसियों का प्रयोग किया जाता था। फसल को काटने के लिए पत्थर को हंसिए का रूप देकर आगे पतला करके फसल की कटाई होती थी। और सिंचाई के लिए नदी, वर्षा, तालाब एवं कुओं के जल का प्रयोग किया जाता था। और सिंधु सभ्यता में 9 फसल ज्ञात थी और 6 मोटे फसल ज्ञात थी। 9 में 3 गेहूं की थी, 3 जौ की थी, सरसों थे, मटर थे, जबकि 6 मोटे अनाज थे। मोटे अनाज जैसे बजरी, जोंधरी, मटर ये थे। रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धान या चावल का उत्पादन करते थे। और आटा चक्की, लोथल से आटा चक्की के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता था कि गेहूं या मोटे अनाज, मक्का, जौ होता था, जिसकी पिसाई यहाँ पर होती थी। प्रमुख शहरों में अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि अधिशेष उत्पादन होता था और कर के रूप में अन्न का भंडारण किया जाता था। इसके साथ ही अनाज की पिसाई, कुटाई एवं सफाई के चबूतरे मिले हैं, बड़े बड़े चबूतरे मिले हैं, जिससे अनाज की सफाई, कुटाई एवं पिसाई होती थी। इसके बाद पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता में लगभग सभी पशुओं के पालने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हाथी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता लगभग सभी प्राप्त होते हैं। पशुपालन से कृषि को बल मिलता था, क्योंकि पशुओं से हमें गाय का गोबर मिलता है। गाय के गोबर से अच्छी फसल होती है, तो और किसान लाभ में रहते हैं। इसलिए अगर कृषि उन्नत थी तो इसका आधार है कि वहाँ पशुपालन भी अच्छी तरीके से होता था। अब इसके बाद शिल्प एवं उद्योग आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में ऊनी एवं सूती होते थे। ऊनी वस्त्र भेड़ और बकरियों के बाल से बनाए जाते हैं, जबकि सूती वस्त्र कपास से बनाए जाते थे। तो इससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता में कपास का भी उत्पादन होता था। और क्योंकि यह प्रथम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाती थी। कांस्ययुगीन मतलब तांबा और टीन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। तो इसका मतलब शिल्प के रूप में ये कांसे का प्रयोग करते थे और ये अपनी इस तकनीक के लिए भी प्रसिद्ध थे, क्योंकि मिश्रण एक अनुपात में किया जाता है। तो शिल्प एवं उद्योग तांबे के लिए प्रसिद्ध था। स्थापत्य कला का नमूना यहाँ के विशाल इमारत हैं, जैसे नाव बनाना, मिट्टी के बर्तन, ईंट के भट्टे का प्रमाण, कुम्हार के चाक के प्रमाण यहाँ के शिल्प एवं उद्योग के सफल संचालन के लिए, सिंधु सभ्यता की उन्नति के लिए यहाँ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। वास्तव में सिंधु सभ्यता के इतने लंबे समय तक कायम रहने का एक महत्वपूर्ण आधार व्यापार एवं वाणिज्य था, जो कि भारत के अंदर एवं भारत के बाहर भी चलते थे। और इनमें आदान प्रदान, व्यवसायिक आदान प्रदान विनिमय के माध्यम से होता था, अर्थात मुद्रा व्यवस्था संचालित नहीं थी। वस्तु के बदले वस्तु, मतलब अगर गेहूं भारत में हो रहा है, फारस में या अफगानिस्तान में कुछ दूसरी फसल हो रही है, दूसरी वस्तु लाना हो, तो हम गेहूं दे के दूसरी वस्तुओं को आयात करते थे, तो इसको विनिमय कहा जाता था।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्न कोठरों की प्राप्ति होती थी। इससे ये पता चलता था कि आपातकालीन व्यवस्था के लिए अन्न का भंडारण सुनिश्चित हो सके। इससे इनकी दूरदर्शिता पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने दूरदर्शी थे कि संकट काल में अन्न की कमी न पड़े, इसलिए अन्न कोठारों का प्रयोग करते थे। और व्यापार के लिए सुतका गेंडोर को हड़प्पा सभ्यता का चौराहा कहा जाता था। यहाँ के नौकाओं, गोदीवाड़ और नावों के चित्रों से ये पता चलता था कि यहाँ का व्यापार जल मार्ग से भी बहुत ज़्यादा होता था। पत्थर की धातु, हड्डी के व्यापार ज़्यादातर होते थे, क्योंकि ज़्यादातर इनकी प्राप्ति होती थी, इसलिए व्यापार में भी इनका उपयोग किया जाता था विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के द्वारा। और वास्तव में सिंधु सभ्यता की समृद्धि का कारण और इतने लंबे समय अंतराल तक संचालित होने के कारण व्यापार को माना जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। अब हम देखते हैं धार्मिक स्थिति। क्योंकि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक साक्ष्य मूर्तियों को मिली है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी मातृ शक्ति की उपासना की जाती थी, अर्थात मातृ शक्ति के रूप में धरती की पूजा की जाती है। उनको उर्वरा की देवी माना जाता है, क्योंकि धरती से समस्त अनाजों की उत्पत्ति होती है। वृक्ष पूजा होता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पीपल वृक्ष, जिसको अस्वस्थ वृक्ष कहा जाता था। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा जाता था, तो पीपल का। इसके अलावा नीम, खजूर, ताड़, इन सब वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। इसके साथ ही पशु पूजा की जाती थी, जिसमें एक सींग वाले जानवर ज़्यादा थे। कुबड़ वाले बैल थे। कुबड़ का मतलब इनका पिट्ठा ज़्यादा निकला रहता, उनको कुबड़ वाले कहते थे। वृषभ देव की भी पूजा की जाती थी। नाग पूजा के प्रमाण लोथल एवं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ के लोग ताबीज पहनते थे। इससे ये पता चलता है कि यहाँ भूत प्रेत और अंधविश्वास ज़्यादा था। और कालीबंगा से लिंग एवं योनि के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि काम वासना की भी पूजा होती थी। सर्वाधिक चिन्ह यहाँ स्वास्तिक के मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। मोर, पक्षी, फाख्ता की पूजा की जाती थी। अब इनकी पूजा करने के कारण, फाख्ता मतलब बाज होता है, बाज की पूजा की जाती थी। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति दी जाती थी, बलि दी जाती थी, जो धार्मिक रूप से सही माना जाता था। और सबसे अंतिम में है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार का प्रचलन था। कहीं आंशिक संस्कार होते थे, कहीं पूर्ण समाधिकरण होता था। पूर्ण समाधिकरण के में संपूर्ण शव को जलाया जाता था, जबकि आंशिक समाधिकरण में शव को पहले खुले में छोड़ दिया जाता था। पशु पक्षियों द्वारा जब उनके शव को खाने के बाद जो भी अवशेष बचता है उसका अंतिम क्रिया कर देते थे। तो इस तरीके से साक्ष्य सिंधु सभ्यता मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको हम 2 पार्टों में देखे हैं। अब सिंधु सभ्यता का अंतिम चैप्टर है सिंधु सभ्यता का पतन, जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। धन्यवाद।